आपको जीवन में सबसे घिनौना दृश्य कौन सा लगता है? तो मेरा उत्तर है आदमी के आगे झुका हुआ आदमी। गुरदयाल सिंह के पंजाबी में अब तक 9 उपन्यास और 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 3 नाटक, 3 गद्य पुस्तकें और लगभग 25 बाल साहित्य की पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मढ़ी का दीवा, घर और रास्ता, अध चांदनी रात, सांझ सवेरे, पांचवा पहर और परसा जैसे बहुचर्चित उपन्यास हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। गुरदयाल सिंह मालवे के ग्रामीण परिवेश के सांस्कृतिक विवेक से जुड़े साहित्यकार हैं। उनके सभी उपन्यासों, कहानियों तथा नाटकों में इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रभावों को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। दलित जातियों, मजदूरों, किसानों तथा कामगार वर्गों के प्रति भारतीय समाज की जातिगत परंपरा के उत्पीड़न, अत्याचारों तथा सवर्ण जातियों के अमानवीय व्यवहार का खंडन, उनके पाखंड, शोषण, दंभ तथा धर्म जात के नाम पर किए गए कुकर्मों का विरोध, कभी यथार्थ तो कभी कटाक्ष के रूप में चित्रित साहित्य संसार ही उनके लेखन की उपलब्धि है। बठिंडा से 30 किलोमीटर दूर जैतो, पंजाब का एक छोटा सा कस्बा, जहां गुरदयाल सिंह जी रहते हैं। घर की जो परिस्थितियां थीं वो इस तरह चली कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़कर अपने पिताजी के साथ काम करने लगा। पिताजी कारपेंटर थे, लेकिन जो हमारे मुख्य अध्यापक थे स्कूल के, उनकी इच्छा के कारण ही 6-7 साल तक काम करते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सुबह से शाम तक 2 किलो से भी भारा जो हथौड़ा था वो मुझे चलाना पड़ता था, और दूसरे लकड़ी के जो औजार थे वो भी बहुत भारी थे। तो शरीर कमज़ोर था, लेकिन मेरे अंदर एक काम के लिए लगन और दृढ़ता थी कि मैं काम से कभी भागता नहीं था। उन्नीस सौ 54 में प्राइमरी अध्यापक में लगा। तो उस समय तक जो जीवन में उतराव चढ़ाव आए, जैसी दुविधाएं आईं, जैसा बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो प्राइमरी स्कूल तक जाते जाते हमारे 2 बच्चे थे। तो ऐसी स्थितियों में बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक मज़दूर से प्राइमरी टीचर बना, फिर हाई स्कूल में गया, फिर लेक्चरर बना, और अंत में जो उच्चतम पदवी होती है प्रोफेसर की, उससे मैं रिटायर हुआ हूँ। प्लेटो ने कहा है कि जो तरखान है या कारपेंटर है वो पोएट से भी बड़ा होता है, वो आर्ट किसी कलाकार से भी बड़ा होता है। उसने कारपेंटर को मुकम्मल आदमी कहा है। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਕਾੜ ਲੈਂਦਾ हैगा, जैसे बढ़ई लकड़ में से बुत तराश लेता है। हमें मालूम भी नहीं होता कि उसमें ऐसा सामर्थ्य है, पर वो अपनी साधना के साथ, अपनी कल्पना और अनुभव के साथ लकड़ में से बहुत बढ़िया चीजें बनाने लगता है। वैसे ही गुरदयाल सिंह जिंदगी के रॉ मटेरियल से बहुत बढ़िया गल्प बिंब बनाते हैं, और ये बिंब पंजाबी भाषा को और समृद्ध बनाएंगे। पंजाबी भाषा ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। बढ़ई का काम करते ये जान चुका था कि कहीं भी कोई छोटी मोटी गलती
सारे काम को बिगाड़ सकती है। इसलिए लिखने में भी वही स्वभाव, वही आदत काम आई जैसे बढ़ई के काम को मैंने सीखा। ਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ श्रमजीवी मनुष्यों के दुख, उनके संताप, मशक्कत करने के बावजूद, कुछ भी न हाथ लगने के दुखांत, उनके अभावों, कमियों तथा इच्छाओं को जितने मोह और संजीदगी से जीवंत तौर पर प्रोफेसर गुरदयाल सिंह ने पकड़ा है, इसका मुकाबला बहुत थोड़ी कृतियां करती ਦਾ हैं। ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। The value of work, that is another thing that I find very much in Gurdayal Singh, which is also a product of his background. गुरदयाल सिंह के रचना संसार में श्रम के मूल्य को बहुत तरजीह दी है, क्योंकि वो खुद उसी परिवेश से आते हैं। कन्नड़ा के संत कवि बासवा ने भी श्रम को स्पिरिचुअल वैल्यू बताया है। Kayaka is Kailasa. He has a line, a vachana, which says labor is moksha. श्रम ही मोक्ष है। So that meaning परसा इसकी बहुत अच्छी उदाहरण है। उनके सभी उपन्यासों के किरदार ज्यादातर श्रमजीवी हैं, जो हमेशा क्रूर व्यवस्था से जूझते हैं, विद्रोह करते हैं और उस संघर्ष में ही अपने आप को खोजते हैं। अनहोए उपन्यास में बिश्ना अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जूझता है। that the protagonist finds around. माई उच्चा बोल। क्यों वक्त जाया कर रहे? और भी 100 काम करने हैं। चल माई, चल तू, चल माता, चल बाबा तू आजा। ओ कारीगर तेरे को बोला है। वो अक्कड़ के क्यों चल रहा है? तेरे को पता नहीं है हुजूर आला का दरबार है। और जमीन पर माथा रगड़ूं क्या? अदब से बोल, क्या फरियाद है तेरी? आपके राज में केवल फरियाद से न्याय मिलता है, अपना हक जिताने से नहीं। अर्ज कर सीधी, फजूल बात मत कर। अच्छा, अगर कोई अपना हक समझकर कोई इंसाफ मांगे तो वो फजूल की बात है। फिर आपकी सच्ची प्रजा तो वही हुई जो चुपचाप आपका अन्याय सहन करती रहे और सर भी ऊंचा ना करे। यह हजूर पाशा की अदालत है, सोच समझ कर बोल। अगर यहाँ इंसाफ नहीं तो सच्ची दरगाह में भी इंसाफ नहीं। हजूर माई बाप, आपके इस मंडी अफसर के हुक्म की वजह से हमारा रजिस्ट्री किया हुआ घर हमसे जबरन छीन लिया गया और हमारा सामान बाहर फेंकवा दिया गया। क्या यही इंसाफ है हजूर पाशा का, जिसे मंडी अफसर सच्ची दरगाह का इंसाफ कहता है? तुम अदालत में लिखती दरख्वास्त देना, उस पर गौर किया जाएगा। कौन सी अदालत? मंडी अफसर की अदालत। अगर उसकी अदालत में इंसाफ मिलता तो मैं आपकी बड़ी अदालत में क्यों आता? क्या बेइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ? बेइंसाफी की क्या कोई कसर है हजूर? जबरन हमारा घर छीन लिया गया, हमारा सामान बाहर फेंकवा दिया गया और हमें डाकुओं की तरह हथकड़ी लगाकर हवालात में फेंक दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर सरकार को सड़क बनाने के लिए या कोई इमारत खड़ी करने के लिए जगह चाहिए तो उसे छीनने का पूरा अधिकार है। तुम्हें तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा। अगर मुझे मुआवजे की जरूरत ना हो तो तुम उतनी जगह कहीं और भी ले सकते हो। अगर मैं वो जगह भी ना चाहूँ तो? नहीं चाहता तो भाड़ में जा। हो गया इंसाफ हजूर का। कारीगर, तू अदालत में आकर दरखास्त देना, यहाँ सबका वक्त ज़ाया मत कर। इस बड़ी अदालत में इंसाफ देखकर तो निहाल कर दिया, जो अब मैं तेरी अदालत में आऊंगा। दुनिया में अगर कहीं इंसाफ है तो मैं अपनी हिम्मत से लूंगा, अपने छाती के बल पर। मैं बिश्ना हूं, उर्फ बिशन सिंह। मैं गुरदयाल सिंह की कलम से बना एक पुख्ता किरदार हूं। उनके ऐसे पात्रों में से हूं जो समझौतों की जिंदगी नहीं जीते और ना ही व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाते हैं। मेरी अड़बाई, मेरा कब्बापन
मेरी मूर्खता नहीं, मैं व्यवस्था के बनाए कानून के धक्केशाही पर उज़र करता हूँ। उज़र नहीं चलता तो विरोध करता हूँ, और विरोध की निरर्थकता के बाद विद्रोह करता हूँ, और विद्रोही को कोई राजशक्ति माफ नहीं करती। लेकिन गर्व से योद्धाओं की तरह जीने की एक ही शर्त का कायल हूँ, पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ास। बिश्ने जैसे लोग इस पंजाब की धरती की एक यथार्थ उपज हैं, और वो पात्र ताउम्र लड़ता है कि मैं सरकार से मुआवजा लेकर अपने ज़मीर को नहीं बेचूंगा। ये ज़मीर क्या चीज़ है? वो ज़मीर जो उसके भीतर ज़मीन के मोह के भीतर से पैदा हुआ है। ज़मीन क्या है? ज़मीन उसका जीवन है और वो उसकी उत्पादनशीलता है। उस उत्पादनशीलता से जुड़ी हुई ज़मीन में से उसकी जो चेतना आई है वो एक अक्खड़ चेतना है। वो कोई समझौता नहीं जानती है, क्योंकि उसे मालूम है जिस पल ज़मीन का समझौता हुआ उस पल उसकी अपनी चेतना का समझौता हुआ, उसकी आत्मा का समझौता हुआ। जीवन और आत्मा के साथ समझौता न करना ही पंजाब की मानसिकता का एक बुनियादी सूत्र है। अक्खड़ता वहीं से जन्म लेती है। भारतीय जनता का वो हिस्सा, भारतीय जनता का वह हिस्सा जिसे हम कीड़े मकोड़े समझते रहे, जिन्हें गुरदयाल सिंह ने अनहोए कहा है, जिनको हमने जीने के लायक ही नहीं समझा था। गुरदयाल दा जिहड़ा बिश्ना उस गुरदयाल सिंह ने पहली बार उन लोगों को जबान दी है। बिश्ने के अड़ियलपन के पीछे वो सारा आक्रोश है, दर्द है, सदियों का अपमान है जिसे दलितों ने झेला है। गुरदयाल सिंह हमें उस अपमान से मुक्त करते हैं। इस सेक्शन प्रति गुरदयाल सिंह उस अपमान तो, उस बेप्रतीति तो मुक्त करदा। कभी कभी तो जी में आता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाएं। कहाँ? पाताल में या नर्क में? गुरदयाल सिंह का पहला नावल मड़ी दा दीवा 1964 में छपा। इससे पहले जो पंजाबी उपन्यास का इतिहास है वो 65 साल का इतिहास है। उसमें बहुत से नावलकार आए। नानक सिंह हैं, सुरिंदर सिंह नरूला हैं, सन सिंह सेखों हैं, जसवंत सिंह कमल हैं और बहुत से नावलकार। लेकिन जब गुरदयाल सिंह आते हैं तो पंजाबी उपन्यास में या नावल में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। पहले नावल दिलचस्प था, लेकिन वो नावल यथार्थवाद के नाम पे भी आदर्शवादी था। तो यथार्थवाद की हमें अभी भी तलाश थी गलब में, फिक्शन में। लेकिन नावल का एक ऐसा दौर आए जिसमें हम बहुत एक बौद्धिक तरातल पे समझें कि यथार्थवाद क्या होता है। इसको गुरदयाल सिंह ने समझा। जगस्या सौ गऊ की कभी कभी तो बहुत याद आने लगती है, पीछा ही नहीं छोड़ती। भूत चुड़ैल की तरह मन को बेचैन किए रखती है। जगस्या आदमी भला दिन रात क्यों ये पापड़ बेलता है? तू सोच, मेरा ना कुछ आगे ना पीछे, अकेली जान की जान हूं। आज मर जाऊं तो कोई चिता को अग्नि देने वाला भी नहीं है। मेरे मरने से संसार भी सूना नहीं हो जाएगा। मेरे जैसे लाख कीट पतंगे मरते हैं आठों पहर। हम जैसे कीट पतंगे ही तो हैं जगस्या, आदमियों में शामिल थोड़े ही हैं हम, और क्या। पर मरने को फिर भी जी नहीं चाहता। कुछ समझ में नहीं आता क्या लीला रचा रखी है उस नीली छतरी वाले ने।
The author playing with time here. लेखक यहाँ समय का खेल खेल रहा है। वर्तमान अतीत में, अतीत भविष्य में घुलते मिलते हैं। गुरदयाल सिंह जी का अंदाजे बयां भी नया है, महज यथार्थवादी नहीं। वो इस उपन्यास के प्रस्तावना अभिलेख में ही सवाल करते हैं कि इंसानी जिंदगी के 10 हिस्से होते हैं, लेकिन गरीब जिंदगी का केवल एक ही हिस्सा जी पाता है। उसकी बाकी की जिंदगी कहाँ चली जाती है? इस उपन्यास में गुरदयाल सिंह जिंदगी के दार्शनिक सवाल उठाते हैं। ये उपन्यास महज गरीबी, उत्पीड़न, ग्रामीण झगड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि जो जिंदगी हम जी नहीं पाते उसके बारे में वे सवाल उठाते हैं। That looks into the unlived lives of human beings. 2 बरस होने को चले हैं उसे गए हुए, पर मन से अभी भी नहीं निकलती कमजाद। रात को सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा किसी भी भाव से वंचित नहीं है। वो दिलदार है, मित्र हैं, स्नेही है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पंजाब में भी गरीबी है, साधनहीनता है, दुश्वारी है। गुरदयाल सिंह उस संकट ਨੂੰ ਫਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। गुरदयाल सिंह उस संकट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पंजाब की बदलती आर्थिक और सामाजिक तब्दीलियों से उठ रहे हैं। ये संकट पंजाब के खेत मजदूर का और उसके मालिक के रिश्तों का संकट है। जो उपन्यास गुरदयाल सिंह से पहले लिखे गए उनमें किसान केंद्र में है, खेत मजदूर नहीं। गुरदयाल सिंह उन मटमेले चेहरों को, बिना पहचान के लोगों को फोकस में लेके आए जो जनजीवन में अहम रोल तो अदा करते थे, लेकिन हमने उनको स्वीकार नहीं किया था। पर उन्होंने ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। गुरदयाल सिंह ने मनुख ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। गुरदयाल सिंह मनुष्य को आगे लेकर आते हैं। समस्या वो भी पेश करते हैं, मड़ी के दीवे में भी और अनहोए में भी, लेकिन आपका ध्यान मनुष्य पर पहले जाता है, समस्या पर बाद। पहला इंसान मर जाता। गुरदयाल सिंह ने समकाली जीवन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ प्रमुख ਕੋਝਾਂ गुरदयाल सिंह समकालीन जीवन की सामाजिक बुराइयों, अमानवीय स्थितियों को, उनमें पिसते इंसानों को और उनकी पवित्र इच्छाओं के दमन को पकड़ते हुए हमेशा ये इशारा करते हैं कि ये जो जीवन लोग जी रहे हैं इसे बदलना चाहिए। ये जीवन बदलने योग्य है। भाई नगर खेड़ा सरकार फड़ दे चलिए सानू डाकुआ नू। बोले सोनिहाल। डाकू बन गया, डाकू बन गई। बोले बिश्ना विद्रोह का मुजस्मा। अनहोए नॉवल में उसकी विद्रोही आत्मा के कोड और अड़बाई को सहोज कर जाना गुरदयाल सिंह की खासियत है। जिन लोगों को हम गए गुजरे समझते हैं, अनहोए समझते हैं, वे गुरदयाल सिंह की नजरों में जिंदगी के शाह सवार बनने में सामर्थ हैं। बिश्ना अपने हकों के लिए लड़ता है, हारता है, लेकिन उसकी हार उसकी जीत है। बिश्ने की जद्दोजहद का दूसरा नाम मानव की आजादी है। गुरदयाल सिंह के मुताबिक अपने हकों के लिए लड़ना मनुष्य की गौरवता है। मड़ी का दीवा से लेकर परसा तक मैंने कोई भी उपन्यास केवल इसलिए नहीं लिखा कि कोई कहानी किसी को बतानी है, बल्कि सब उपन्यास इसलिए लिखे कि वो जो हमारा समाज जैसे चल रहा है वो मैं उसको अन्यायपूर्ण मानता हूँ। वो ऐसा नहीं चलना चाहिए। लोगों को बिना किसी दोष के क्यों वो
दंड भुगत रहे हैं। There are social questions, moral questions and spiritual questions. जिन सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों को पिछले 3 पीढ़ियों के लेखकों ने उठाया, उनका एकीकरण गुरदयाल सिंह की लेखनी में मिलता है। एक तरफ ये वो मुद्दे हैं जो पीड़ित और गांवों के गरीब श्रमजीवियों के प्रति सहानुभूति, उनका अकेलापन, उनका आक्रोश और नैतिकता से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरी तरफ व्यवस्था की ताकत और अहिंसा के प्रश्न which are all ethical questions. परसा में आकर तो एक तरह अलग से मैंने जीवन को देखा कि आदमी को हारना नहीं चाहिए। हारता है, बिश्ना भी हार जाता है, आज चांदनी रात का मोदन भी हार जाता है, और वो अपने कारणों से नहीं, वो व्यवस्था के कारणों से हार जाते हैं, लेकिन वो उनकी हार नहीं है। वो जो पाठकों के या विद्वानों के या लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा कर जाते हैं, वो उनकी जीत है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये जो स्थिति नियति के सवाल, अस्तित्व के सवाल, जिनकी मुहारत और जिनकी ऊंचाइयां हमें निर्मल वर्मा जैसे कथाकार में दिखाई देती हैं, वहां वो संवेदना के धरातल पर रह जाती हैं। कहीं ना कहीं वहां वो संवेदना के तल पर है। गुरदयाल सिंह के यहाँ वो संघर्ष के भीतर से सहज रूप में पैदा हुई चीज है। टैगोर को पढ़कर, शरद को पढ़कर, विमल मित्र को पढ़कर भावना की कचोट महसूस करते हैं। वो एक चीज है, भावना की कचोट से आगे और नीचे गहरे में नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो सदा के लिए अमर हैं, अजर हैं। फिर उनकी यादगार कैसी, और वो भी ईंट पत्थरों की। ये उनका सम्मान नहीं, अपमान हुआ। ये जो रंगा चित्रे न मिट जाएंगे, ये जो पत्थरां च उकरे न खुर जाएंगे, खुर जाएंगे, सब मिट जाएंगे, मिट्टी च रुलणगे, मर खप जाणगे। बलदे हत्थां ने जेड़े हवा विच लिखे, हरफ ओयो सदा महकदे रहणगे। ए जो रंगां च चित्रे खुर जाणगे, जो पत्थरां च उकरे ने मिट जाणगे। हजूरा और परसा जैसे किरदार नई किस्म के लोक नायक हैं, जो विरोधी ताकतों से, व्यवस्था से टक्कर लेते हैं, पर गिरते नहीं, टूटते नहीं। वे ना शहीद नायक हैं, ना जेतू नायक, और ना ही दुखांत नायक। वे साधारण लोगों की संभावी शक्ति हैं। गुरदयाल सिंह के उपन्यासों में व्यवस्था सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करती नजर नहीं आती, जबकि वे व्यवस्था के ही मारे लोग हैं। आदमी हारेगा नहीं, कभी नहीं हारेगा, लेकिन ये जो परिवेश है, इसके साथ उसको टक्कर लेनी पड़ेगी, तभी उसकी जीत होगी। वो परसा को मैंने ऐसा आदमी बनाने का प्रयत्न किया है कि जो बहुत अलग किस्म की जो परिस्थितियां हैं, जो आदमी को हरा सकती हैं, वो नहीं हारता उनसे। गुरदयाल सिंह के जो नावल हैं, वो उनकी मुझे ये पावर लगती है, इसलिए पावरफुल लगते हैं, इसलिए शक्तिशाली लगते हैं कि आपके मन में, आपकी चेतना में इस दौर में जो कंज्यूमरिज्म भर रहा है, वो उसको मनफी करती है। और जब जब आप पढ़ेंगे, जो मीनिंग तलाश करेंगे, उनके चेहरे के जो सिग्निफायर हैं, जो उनको समझोगे आप, तो वो और मनफी होता जाएगा। शुद्धता आपके मन में एक बढ़ती जाएगी, आपका मन है जो उसमें एक लिरिकैलिटी कायम होगी, क्योंकि उसमें एक मेटाफिजिकल मीनिंग भी है, दार्शनिक मीनिंग भी है, एस्थेटिक्स पर भी है।
आपको शुद्ध तो देगा ही, वो आपके मन को खूबसूरत भी बनाएगा। तो इस लिहाज से वो नावल बहुत प्रगतिशील है। सामाजिक सोच, गहरी राजनीतिक चेतना और गरीबों पर, मामूली लोगों के साथ उनका मेल जोल, अपनापा, जिसको मानववाद कहेंगे, वो गहरी सच्ची मानवीयता जो दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से पैदा हुई हो, इस अर्थ में मैं कहूँगा कि वो पंजाबी का मक्सिम गोरकी, और ऐसा मक्सिम गोरकी जिसमें चेखव की कहानी कला की खूबियाँ और कथा कहने की बारीकियाँ मौजूद हों। इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जो साहित्यकार बनेगा वो निश्चित रूप से मणिदा दीवा का लेखक होगा। गुरदयाल जी manages to make me see, he makes me shift. गुरदयाल सिंह जी मुझ जैसे इंसान को, जो कि अपनी ही जिंदगी, अपनी संकीर्ण सोच, अनुभव और आकांक्षाओं से बंधा है, वहाँ से उठाकर एक ऐसी विशाल दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर मैं ये महसूस करने लगती हूँ कि मैं इस मुल्क का, मानवता का हिस्सा हूँ और इसमें मेरी पूरी भागीदारी है। वे मानवीय हकों से आगे बढ़कर मानवता की बात करते हैं। इस तरह वे मुझे अपने ही रचे सुखद निजी दायरे से निकालकर अपने पात्रों के रूबरू होने के लिए विवश करते हैं और मैं उनके साथ ही रहती हूँ, पन्ना दर पन्ना। फिर दोबारा मैं गुरदयाल सिंह जी को पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने आप को बेहतर समझ पाऊंगी। I think it will make me understand myself a little better. गुरदयाल सिंह जैसे लेखक से हमेशा ये उम्मीद होती है कि वो अगला क्या लिख रहे हैं, अगली रचना उससे मैच्योर होती है, उससे ज़्यादा विकसित होती है या वहीं ठहरी हुई होती है। ये देखने की जिज्ञासा, देखने की उत्सुकता बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स के जो कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने पकड़े हैं, जो जटिलताएं पकड़ी हैं, ख़ासतौर से परसा में, वो मेरा ख्याल है बहुत आगे के लेखन के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत उम्मीदें जगाती हैं। मंडलीकरण जो आया, बाजार आया, मंडी आई और समाज का एक अलग तरह का जो आधुनिक विकास का ढांचा आया जो कि यूरोप की तर्ज के ऊपर आया। गुरदयाल सिंह के यहाँ वो पूरा का पूरा ढांचा ऐसा लगता है जैसे एक तरफ खड़ा है। बिश्ना जब उससे टकराता है, जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, जब अफसरों से मिलता है, तो वो उस ढांचे के रूबरू खड़ा है। उसे लगता है कि ये जो आधुनिकता अपने साथ एक नई चीज लेकर के आई है, ये नई चीज मेरे लिए नहीं बनी, ये मेरे लिए अजनबी है। वो अजनबी किसके लिए है? अजनबी उस किसान के लिए है जो जमीन के भीतर से उत्पादन कर रहा है। उत्पादक लोग और जिन्हें कुछ नहीं मिलता है, जो वंचित हैं, उत्पादन करते हैं फिर भी वंचित हैं, ऐसे लोग एक तरफ खड़े हैं। वो जीवन का संघर्ष, सीधा जीवन का संघर्ष झेल रहे हैं, कर रहे हैं, और विकास की रफ्तार, विकास की दिशाएं, विकास की मंजिलें वो किसी और ही दिशा में निकल गई। दोनों दुनियाएं, विकास की दुनिया भी, पिछड़ों की दुनिया भी, दोनों आमने सामने खड़े हैं और खड़े होकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इसमें मनुष्य का क्या होगा। वो मनुष्य जो जमीन का आदमी है, वो मनुष्य जिसने पूरा संघर्ष झेला भोगा है, वो मनुष्य जिसे सभ्यता का विकास हाशिए पर छोड़ गया है, वो मनुष्य जो हाशिए पर रहने के बावजूद गहरे से गहरे सवालों से टकरा रहा है। और वो गहरे से गहरे सवाल संस्कृति के भी सवाल हैं, वो गहरे से गहरे सवाल अस्तित्व के भी सवाल हैं, दर्शन के बड़े बड़े सवाल हैं। उन तमाम सवालों को लेकर वो आदमी सामने खड़ा है और हमसे सवाल पूछता है गुरदयाल सिंह के उपन्यासों की मार्फत, बताइए मेरी जगह कहाँ है। मैं ये नहीं मानता कि ये जो विकास है, ये विकास से समाज बड़ा हो जाएगा। समाज के दुखी लोग हैं जो, वो सुखी हो जाएंगे और उनको वो कष्ट या दुख नहीं झेलने पड़ेंगे जो आज भी वो झेल रहे हैं।
आज़ादी के समय 34 करोड़ की आबादी थी, आज 34 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो इसको विकास मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ विकास? मेरे सामने मेरा पात्र परसा भी खड़ा है, बिश्ना भी खड़ा है, मोदन भी खड़ा है। वो इस व्यवस्था को नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रहा, और वो उनमें इतनी शक्ति है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर इस व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं और मानवीय व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। जो करोड़ों लोग नीचे के जी रहे हैं वो आदमी हैं, जानवर नहीं हैं। अब जानवर हैं, इस व्यवस्था ने बना दिया है कि उनको 60 साल में अक्षर ज्ञान भी नहीं दे पाए। ये उस व्यवस्था का कारण है। और अगर उनको अक्षर ज्ञान हो जाए और फिर साहित्य का ज्ञान हो जाए, जीवन का ज्ञान हो जाए, तो ये व्यवस्था कभी नहीं चलेगी। अब लुच्चे और बदमाशों ने मिलकर ही मोदन के बाप की ये दुर्दशा की है। तुम्हारा कख न रहे। शेरिया, तुम देखना, ऐसे लोग कीड़े पड़ के मरते हैं और कुत्ते की मौत से बदतर इनकी जिंदगी होती है। इन पतेौरों को कीड़े वीड़े कुछ नहीं पड़ते। देख लो, तुम्हारे सामने इनकी तोंदे फूलती जा रही हैं अभी तो। नहीं 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 नहीं, तुम देखना तो सही, पाप का बेड़ा भर के डूबता है। इन लोगों का बीज नाश होगा। अरे पाले जैसे भले आदमी पे वार करके ये लोग सुखी रहेंगे क्या? तो देखता जा शेरिया, ये लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को ना तरसते फिरे तो मेरा नाम लालू मत कहना। अंधेर नहीं है, पाले जैसा आदमी क्या घर घर पैदा होता है? ऐसा नरम, ऐसा स्नेही, जुबान का मीठा, और इन लोगों ने ऐसे आदमी के साथ दगा किया। अरे जुल्म नहीं है क्या? और आखिर में उस साधु आदमी को मार कर ही रहे ये राक्षस। शेरा, जाट ऐसी जड़ी से बना होता है कि मन से दुश्मन ही नहीं गवाता। सियानों ने इसीलिए कहा है कि कुकड़, कां, करियाड़ कबीला पाल दे, जट मैं हाँ संसार कबीला गाल दे। जब तक जाट के सिंगों के ऐन बीच लठ ना ठुके तब तक उसको समझ आती है भला, और जब तक गर्दन काट कर बीच में ईंट ना रखी जाए तब तक वो मरता है। बात तेरी ठीक है, पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई अच्छे भी होते हैं, पर ये तो बहुत ही खोटे दिल के निकले कमबख्त। हाँ, खोटे हैं। ये कहो कि किसी से टकरा ही नहीं हुआ, वास्ता ही शरीफों से पड़ा है। कहीं हमारे जैसे भेड़ू के साथ सिंह फंसे होते तो देखते, जड़ों से उखाड़कर नाद में न फेंक दिए होते तो। ना 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 ना, भाइयों में कोई कम नहीं होता। कोई लंबी सोच लेते हैं, कई तेज तरार तेरे जैसे बात को नहीं भी बर्दाश्त करते। लंबी सोचने वाले को दुनिया चैन से रहने नहीं देती ताया। लोग सोचते हैं इसमें दम ही नहीं, गीदी है। बात तो तेरी ठीक है, पर क्या ताया, तूने खुद ही तो 20 बार कहानी सुनाई है, गुरु गोबिंद सिंह वाली। गुरु गोबिंद सिंह वाली कौन सी कहानी की बात करता है ताया ये ग्याला? अरे कमबख्त, तो कितनी बार तो सुन चुके हो वो पठान वाली बात। गुरु साहब जब नंदेड़ गए थे तो पठान के साथ पासा खेलते हुए कहा करते थे कि जो अपने पुरखों का बदला ना ले वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। तो मुंडे, ये मोदन किसी बात पे खार तो नहीं खा गया? अगर ऐसा खार खाने वाला होता तो अब तक दुश्मन के आंगन में झाड़ू बनकर ना फिर गया होता। मैं मोदन, गुरदयाल सिंह के नावल अध चांदनी रात का नायक हूँ। गुरदयाल सिंह पंजाबी का एक सूझवान साहित्यकार है। उसकी सोच, उसकी रचना में ध्वनि बनकर समाई हुई है। जुल्म के खिलाफ सर उठाना जरूरी है। बुज़दिल लोग ही समझौतों की जिंदगी जीते हैं। जातियां सहन कर जाना गुरदयाल सिंह को कबूल नहीं। जब तक साहस नहीं होगा, समाज में बदलाव आने की मानववादी संभावनाएं कम होंगी। आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि जो अन्याय किसी के साथ हो रहा है उसका वो विरोध करे। अगर उस विरोध में उसको किसी की हत्या करनी पड़ती है तो वो भी मैं जायज़ मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि
हत्याएं होनी चाहिए, लेकिन जब अन्याय के विरुद्ध आदमी खड़ा होगा तो उसका जो प्रतिक्रम होगा वो हत्या तक भी चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो वो उसको ऐसा मानना चाहिए कि इस समाज में वो एक तरह से नीच और कमज़ोर व्यक्ति के रूप में जिएगा, जो मानव का गौरव नहीं है। यूं डूबा हुआ आदमी गुरबानी में है, वो उसकी रूह पकड़ करके समझे हुए है। पंजाबी लिटरेचर की परंपरा में डूबा हुआ आदमी है। तो एक और है, लेकिन ये कि कुछ जो कट्टरता है और बाकी मजहबी उस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, उनके खिलाफ है वो। पॉलिटिकली कभी कभी बिल्कुल नक्सलाइट लोगों के पास दिखाई पड़ते हैं, वो बड़े ख़तरनाक आदमी उसमें होते हैं, लेकिन इतने चुप। कभी मैंने उनको लो टोन में बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, लगेगा कि ये आदमी तो ये मक्खी भी नहीं मार सकता है लेकिन अंदर उनके जो जज्बा है वो तो एक तरह का, यानी क्रांतिकारी लेखक, मैंने कहा कि वो तो पंजाबी का गोरखी है। ऐसे बड़े साहित्यकार के दौर में हूँ, ये एहसास अपने आप में ताकत देता है।